हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। जो भी स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट हैं इन सेशंस के साथ, जो कि रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, उन्हें अब अंदाज़ा हो गया होगा हमारी एक एनसीईआरटी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने आ चुकी है। हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो एनसीईआरटी है उसको डिटेल में पढ़ रहे थे, है ना। एंड एक आध चैप्टर और बचा है, उसको भी फटाफट से कंक्लूड करेंगे एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मतलब जो ये सेशन आज पहली बार देखेंगे, उनके लिए बोल दूं, हम लोग CUET 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो कंपोनेंट है उसको टारगेट कर रहे हैं बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करके। तो आज एक नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इन चैप्टर का नाम क्या है आपका? रीजनल एस्पिरेशंस पार्ट 1। तो आज पहला ही सेशन है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा है जो पहली बार सेशन देखेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा होमवर्क कर लो। होमवर्क करने से मेरा ये कहना है कि टॉपिक इज योर रीजनल एस्पिरेशंस, है ना। तो रीजनल इज रीजन स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टेरिटरी की हम बात करेंगे यहाँ पे। मतलब रीजन क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया और उसमें रहने वाले काफी सारे लोग, ठीक है। और एस्पिरेशंस इज आकांक्षाएं, उपेक्षाएं, ठीक है ना, जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक प्रॉपर एक टेरिटरी में रहने वाले लोगों की क्या एस्पिरेशंस थी उसके बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि हम लोग क्या इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया के बारे में बात करेंगे, है ना। और इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब रीजन स्पेसिफिक, हम स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे और उन लोगों की बात करेंगे जो उन स्टेट्स में और जो उन यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं और उनकी क्या एस्पिरेशंस थी। अब आप बोलोगे मैम उनकी एस्पिरेशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या क्या रेलेवेंसी है, क्यों हमको पढ़ना है ये पेपर के लिए। तो बच्चों, ये एस्पिरेशंस जो हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स उन लोगों ने किसके सामने रखी? गवर्नमेंट के सामने रखी, ठीक है। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो लोग हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, जो लोग भी भाई जिन्होंने भी शिमला वगैरह विजिट किया होगा, उनको पता होगा हिमाचल की टोपोग्राफी, वहाँ का टेरेन कैसा है, पहाड़ी इलाका है, माउंटेन एरिया है ना। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होंगी वो डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, है ना। कंपैरेटिवली महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसकी टोपोग्राफी कैसी? फ्लैट है ना। मतलब ऐसे माउंटेन वाला एरिया नहीं है, ठीक। तो उतना ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होती है कंपैरेटिवली कम्युनिकेशन में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में। कूल। तो उन्हीं एस्पिरेशंस की हम यहाँ बात करेंगे। तो एक क्विक रिकैप भी होगा इसमें, क्योंकि चैप्टर 1 में डिस्कस करूंगी थोड़ा बहुत, है ना। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा कि हाँ ठीक है मैम, मजा आ रहा है। और जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखेंगे द पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस। इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में देश आज़ाद हुआ था। अब बोलो मैम, हमने तो हिस्ट्री में ये पढ़ा है ना कि सिर्फ आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे जो देश ने फेस किए थे। अब चैलेंजेस मतलब क्या बोलते, पार्टीशन भी हो गया, इंडिपेंडेंस भी मिल गई, उसके बाद भी चैलेंजेस हैं क्या? बिल्कुल हैं, उनको देखेंगे। एंड इंडियन अप्रोच। अब पता है ये चैलेंजेस आप कैसे समझोगे? देखो, इसको मैं ऐसे डे टू डे लाइफ के एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है CUET क्रैक करना। एज इन क्रैक हो जाएगा, अच्छे मार्क्स लाना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आना, अपना मनपसंद कॉलेज, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे एक बार सेंट स्टीफेंस मिल गया, हिंदू कॉलेज मिल गया या फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन हो गया, फिर तो लाइफ एकदम सेट है ना। लाइफ सेट नहीं होती उसके बाद भी। उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसके अपने अलग स्ट्रगल्स हो जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गया, सेकंड के सब्जेक्ट्स टफ हैं, थर्ड के बहुत टफ है ना। अब क्या करें, इंटर्नशिप करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो चैलेंजेस हैं ना, वो भाई लाइफ लॉन्ग चलते जाएंगे। लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही आज़ादी, पहले हमारी जो क्या बोलते डिमांड थी कि हमको आज़ादी चाहिए है, आज़ादी मिल गई, पार्टीशन हो गया, उसके बाद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, ठीक है। तो उसमें द इंडियन अप्रोच एज इन वी इंडियंस, हम लोगों ने, देश के लोगों ने, सरकार ने क्या अप्रोच अपनाई उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड गवर्नमेंट व्यूज, अब उस पर सरकार का रवैया जो है वो क्या था, ठीक है। और लास्ट में एक बार वो चैलेंजेस आपको बता दूंगी, ठीक है। तो क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो फटाफट से एक रिकैप लेंगे। एंड यस, अच्छा देखो, आज बच्चे सोच रहे होंगे पुराने कि मैम आज आपने मैप जो है वो इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो मैप आज यहाँ पे इंक्लूड किया, इस पर भी मैं बाद में आऊँगी, है ना। चलिए भाई, सो 1947 में क्या हुआ था? देश जो है वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई।
अब पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, है ना। सो अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, नेशन बिल्डिंग, ठीक है भाई, देश को अपने पैरों पे खड़ा करना, है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, भाई फूड जो स्कार्सिटी थी उसको जो है मिनिमाइज करना, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, देखिए कितने सारे चैलेंजेस आ गए, है ना। तो देश को क्या करना था, बनाना था, नेशन बिल्डिंग। इसको ऐसे देखो भाई, जब प्लॉट खरीदते हैं, घर बनवाते हैं, तो सबसे पहले क्या फोकस रहता है, फाउंडेशन, नींव भरी जाती है घर की, है ना, ताकि उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बने वो कैसा रहे, वो सॉलिड रहे। तो सारा फोकस किस पे रहता है, फाउंडेशन पे रहता है कि फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए है। इसीलिए हर चैप्टर में कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग पे फोकस किया गया बार बार कि जो बेसिक्स है ना वो एकदम स्ट्रांग रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और लाइफ लॉन्ग सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है भाई। तो नेशन बिल्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज था। काफ़ी सारे चैलेंजेस मैंने आपको बताए। सबसे पहली बात तो देश में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, है ना। उसके बाद देश में पॉवर्टी थी, पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। और उसके अलावा इतने सारे वॉर्स, ठीक है, मतलब जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते रहते थे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या, फूड स्कार्सिटी, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में इनको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो इसकी वजह से क्या, इकोनॉमी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, कम्युनिकेशन, ये सारे इतने सारे चैलेंजेस तो थे, ठीक है। अब उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा चैलेंज क्या था, that India, that is our country, is full of diversities. Diversity is विविधता, है ना, मतलब डिफरेंट अलग अलग तरीके के लोग, ठीक है भाई। तो जैसे होता है ना कि रेनबो होता है, तो रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आपने, इनफैक्ट रेनबो तो देखा भी होगा, अब आजकल नहीं दिखता है, हम जब छोटे थे तब तो बहुत देखे हैं, है ना। तो वैसे ही बोला जाता है कि इंडिया का कल्चर जो है वो इतना रिच है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने देखो अलग अलग रिलीजन के लोग, है ना, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, ठीक है। एंड इसके अलावा मतलब रिलीजन हो गया, लैंग्वेज होगी, इनके अलावा ट्राइब्स हैं इतनी सारी, इतने सारे स्टेट्स हैं, वहाँ का क्यूजीन डिफरेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों की, अब देखो अलग अलग लोग हैं, अलग कल्चर है, अलग सब कुछ है, तो रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होंगी, तो यही डिमांड जो है वो अलग अलग थी, इसी वजह से क्या, और नीड जो है वो अलग अलग थी, इसी की वजह से क्या बोला, दैट इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, राइट। अब ये जो डिमांड्स और एस्पिरेशंस मैंने आपको बताया ना, डिमांड्स और एस्पिरेशंस क्या, अलग अलग कम्युनिटीज की, बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर। और ये लैंग्वेज और कल्चर, इस पे किस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों, रिलीजन का, है ना, और रिलीजन के अलावा रीजन का भी। देखो क्लाइमेट जो होता है किसी भी जगह का ना, वो बहुत इम्पैक्ट करता है वहाँ की फूडिंग हैबिट्स को। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया जाओगे तो कोस्टल एरिया है, ज़्यादातर स्टेट्स की बाउंड्रीज जो हैं वो आपकी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से लगती हैं, तो वहाँ पानी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली ज़्यादा फिश कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा राइस खाते हैं, है ना। दाल, मतलब हमारे यहाँ दाल भात चलता है, वहाँ पे माछ भात चलता है, अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ अगर आप कभी गए हो तो। एंड वैसे ही अगर आप मूव करेंगे राजस्थान के साइड, राजस्थान में क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीमली ड्राई, बारिश तो होती ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो खाना है ना, गट्टे की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी, हल्दी की सब्ज़ी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल और लीफी वेजिटेबल्स नहीं हैं, हो गया उनका जो क्यूजीन है वो डिफरेंट साउथ इंडिया से, है ना। दिल्ली वाले अपना अलग भाई बढ़िया एकदम चाट वगैरह, चांदनी चौक का सब कुछ खाते रहते हैं। तो इस तरीके से इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली लोगों की एस्पिरेशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। चलिए समझ गए। अब देखिए ये वाले चैप्टर के लिए तो इंडिया का मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो नॉर्थ से साउथ स्टेट को अरेंज करना एंड वेस्ट से ईस्ट को। अच्छा मेरे मुंह से बार बार स्टेट्स निकल जाता है, तो यूनियन टेरिटरीज को नहीं भूलना है ना, और उनकी कैपिटल्स जो हैं वो भी हमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं किसकी, रीजन एंड द नेशन। देखिए भाई सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलके क्या बनाते हैं, पूरा देश बनाते हैं, भारत बनाते हैं, इंडिया बनाते हैं, है ना। अब रीजन्स भी अलग अलग देखने हैं और उनको हमें साथ भी लेके चलना है, तो अप्रोच जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए थी
कि एज अ कंट्री, होल कंट्री भी हमको फ़ायदा हो, प्लस जो छोटे छोटे रीजन हैं, चाहे बड़ा स्टेट है चाहे छोटा स्टेट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी मैक्सिमम तरीके से फुलफिल किया जाए। यही होना चाहिए एजेंडा। अरे जैसे घर में होता है कि बजट आया, पापा की सैलरी आई फॉर एग्जांपल 50,000, तो भाई ऐसा नहीं है कि मम्मी को पूरा पैसा मिल जाएगा। घर में जो हम लोग जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनको पॉकेट मनी तो मिलती है ना, उतनी नहीं मिलती है जितनी मम्मा को मिलती है, पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलती है, राइट। तो फैमिली जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर है, डाइवर्स है काफ़ी, लेकिन सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। वैसे ही देश के केस में, है ना। तो द इंडियन अप्रोच, हम इंडियन अप्रोच की बात करेंगे। जो इंडियन अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग में, यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस रखा गया कि सबसे पहली बात द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें क्या करना है, बैलेंस बिठाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मैंने क्या बताया कि पूरे देश को बांध के रखना है ना, किसी को भी निगलेक्टेड फील ना हो कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट्स तो गवर्नमेंट ने सुनी ही नहीं, है ना, बिकॉज ऑफ कल्चर और बाकी सारी चीज़ें, और भाई देखो दूसरे स्टेट को जो है पैसा ज़्यादा दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए है, यूनिटी भी बनी रहे और सबकी डाइवर्सिटी का जो है वो क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट। अब द नेशन वुड नॉट मीन द नेगेशन ऑफ द रीजन। बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी राष्ट्र की बात करेंगे, जब भी पूरे देश की बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा किसी भी रीजन स्पेसिफिक पे। दोनों का ध्यान रखना है। वो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, बुद्धिज्म में मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता लो भाई, सॉर्टेड। चलो बहुत बढ़िया, लाइफ में भी यही फंडा अपनाना, बीच का मार्ग, है ना, इजी रहती हैं चीज़ें। चलिए भाई, सो द वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन अप्रोच इज क्या, कि डाइवर्सिटी को हमको हैंडल जो है वो कैसे करना था, कि भाई देश जो है ना, देश क्या है, इट शैल नॉट डिनाई क्या, दी राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। राइट्स क्या होते हैं, अधिकार। तो अलग अलग क्षेत्रों के जो अधिकार हैं, अब नॉर्थ ईस्ट की डिमांड कुछ और है, राजस्थान की कुछ और है ना, जम्मू की कुछ और है, केरला की कुछ और है, तो हमें सबको कंसीडर करके चलना है, हमें उन्हें मना नहीं करना है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पे जिन्होंने अपने ग्रुप बनाए, भाषा के आधार पे जो लोग अलग अलग रहते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको भी मना नहीं करना है ना। इनफैक्ट गवर्नमेंट को, देश को, लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करना है कि जो कल्चर है वो एज इट इज रहे, उसको हम रिटेन कर पाए, है ना। क्लियर इतना। चलिए भाई, तो ये क्या थी, इंडियन अप्रोच का बेसिक फंडा इज बैलेंस बिठाना है यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच में, प्लस कोई कितना भी छोटा ग्रुप हो, कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, उनको उनके राइट्स के लिए मना नहीं करना है। क्लियर इतना, सॉर्टेड। चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं। तो भाई इंडिया ने क्या किया, हमने तो देखो पहले से हम सीख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं दैट 1947 के बाद हमने क्या, डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाई, है ना। डेमोक्रेसी बहुत बार मैंने बता दिया है, फिर से डिस्कस नहीं करूंगी। सो डाइवर्सिटी के केस में हमने क्या, हमेशा डेमोक्रेटिक जो अप्रोच थी उसको अप्लाई किया, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है भाई। अब देखो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ फटाफट से कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, कि भाई जो रीजनल इश्यूज हैं, अलग अलग स्टेट के, छोटे छोटे स्टेट के अलग अलग इश्यूज, और स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग इश्यूज हैं, उनको एडिक्वेट अटेंशन देना है, उनको निगलेक्ट नहीं करना है ना, उनकी भी बात सुननी है। जैसे क्लास में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखो ऑटोमेटिकली ना, नेचुरली कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, शार्प एज इन, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ जो है वो मतलब उनसे कम इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प एज इन किसी किसी की ना ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनको वो चीज़ एक बार में समझ में आ जाती है, और कंपैरेटिवली कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए, समझ में उनको भी आती है, अच्छा वो भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग है और जो वीक है उन दोनों में बैलेंस बिठाए, सबको इक्वल टाइम डिवोट करे, है ना, तो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए है। तो यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या बोला गया कि रीजनल इश्यूज को एडिक्वेट अटेंशन दोगे, है ना, और जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो इन रीजन्स का, उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखोगे। क्लियर है बच्चों। अब जैसे ही भाई क्या इंडिपेंडेंस मिल गई हमको, देश आज़ाद हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर, है ना, तब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट हुआ करता था, अब तो यूटी हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स थे, देखो हमेशा मैंने इसीलिए बोला आपको कि नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा फोकस रखा करो, क्यों, क्योंकि एक तो कन्फ्यूजन बहुत होता है ना, मणिपुर, मिजोरम, उनकी कैपिटल में, उनकी लोकेशन में, एंड जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे ना, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ऐसी डिमांड्स उठी कि भाई हमें सेपरेशन चाहिए है,
हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, आप हमारे लोगों का जो जिनका कल्चर एक है, जिनका रिलीजन एक है या जिनकी लैंग्वेज एक है, अलग अलग तरीके से डिमांड्स उठी, इनको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो इवेंट्स हुए तो फिर दे वर फॉलोड बाय मास मूवमेंट्स। अब मास मूवमेंट्स तो याद हो गया होगा भाई, इतने सारे मूवमेंट्स प्रीवियस चैप्टर में मैंने डिस्कस किए थे, तो काफी सारे मास मूवमेंट्स हुए देश के अलग अलग हिस्सों में कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करना है, आप स्टेट बना दो, है ना, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, इनको आगे के सेशन में हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो पहला स्टेट कौन सा था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना, किसी को पता है? दिमाग पे जोर डालना और अपना ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए भाई, क्लास में याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जब सरकार ने ऐसा बोला या कि भाई हम कंसीडर कर रहे हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, तो साउथ इंडिया ने बोला, साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स थे उन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे आप जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो, हमारी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है ना, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, राइट। तो यहाँ देखिए वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे, अपने कल्चर को एज इट इज रिटेन करने की बात कर रहे थे, ठीक है। अब सो विद द पैसेज ऑफ टाइम the challenges of diversity was met by redrawing the internal boundaries of the country। इस लाइन से क्या समझते हो, रीड्रॉइंग मतलब पार्टीशन के बाद तो सारे स्टेट्स अपने बढ़िया सब कुछ बहुत बढ़िया चकाचक चल रहा था, लेकिन जब इस तरीके की डिमांड्स उठी ना, ठीक है, तो क्या हुआ, देश का जो मैप है उसमें थोड़े से चेंजेस हुए। अब आप बोलोगे नहीं मैम इंडिया की बाउंड्री सब कुछ तो हमें वैसा सही दिखता है, तो बच्चों एक्सटर्नल चेंजेस नहीं हुए, इंटरनली चेंज हुए। कैसे? उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, अलग स्टेट, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, अलग स्टेट, और आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, अलग स्टेट। तो इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ ना, मतलब जो एरिया पहले बड़ा हुआ करता था वो छोटा हो गया, राइट। चलिए, तो ये अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि सरकार की अप्रोच क्या थी। ये तो इंडियन अप्रोच थी ओवरऑल, काफ़ी सारे जो मेंबर्स होते हैं ना, एक्सपर्ट कमिटीज़ होती है, उन सबसे पूछा जाता है, सरकार उनका व्यू जानना चाहती है कि भाई आप एक्सपर्ट्स हो, आप बताइए कैसे डील करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया जो है वो क्या थी नहीं भाई, है और हमेशा रहेगी क्या, हमारे देश ने अपने आप को क्या डेमोक्रेटिक चूज़ किया, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो इंडिया जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी है ना। इसका मतलब क्या कि जितने भी रीजनल डिस्टर्बेंसेस नहीं भाई, डिफरेंसेस है ना, तो जितने भी रीजनल डिफरेंसेस हैं उन्हें हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ये तो ब्यूटी है हमारे देश की, है ना। सो रीजनल इश्यूज को क्या करना है, एड्रेस करना है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट कि जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ ईस्ट में ना आप देखोगे बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स नहीं थे इनिशियली, ठीक है, तो कनेक्टिविटी इशू आता था। अब देखो, अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, अगर इंडिया का मैप जो है वो याद होगा। फटाफट से एक बार मैप दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, है ना, इसको क्या बोला जाता है, सिक्किम के आसपास वाले एरिया को चिकन्स नेक बोला जाता है। अब पूरा देश नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ यहीं से कनेक्टेड है, तो ट्रेन रूट्स भी कम है ना, काफ़ी कम। चलो ट्रेन रूट से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, विवेक एक्सप्रेस का नाम सुना है? तो आप लोग बताओगे मुझे, ये विवेक एक्सप्रेस जो है वो कौन से दो स्टेशंस के बीच में चलती है और कितने किलोमीटर्स की जर्नी जो है उसको कवर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी भाई, अलग थी, है ना। तो सरकार ने क्या किया फिर भाई, वो जो स्कीम आई थी, एक उड़ान मूवी भी थी और सरकार की स्कीम भी आई, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स जो हैं, है ना, छोटी छोटी जगहों पे भी स्टैब्लिश किए गए, सो दैट क्या, कनेक्टिविटी प्लस जो भाई जो मैंगो पीपल हैं आपके मेरे जैसे हैं वो भी फ़ायदा उठा पाए ना, मतलब फ्लाइट जर्नी का, इकोनॉमी क्लास में ही सही, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद जो चैलेंजेस थे उनके सोल्यूशंस जो है ना उसको ढूंढने की कोशिश की, ये सरकार की अप्रोच थी। बड़ी सिंपल सी बात है, लाइफ में भी जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में फिर वो और बड़ी प्रॉब्लम बन के आ जाती है, नहीं। चलिए भाई, तो चैलेंजेस क्या थे इनको फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि मतलब पहला लेक्चर है और इन्हीं को हमें क्या करना है, आगे डिस्कस करना है। तो चैलेंजेस थे कि भाई जम्मू कश्मीर वाले एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या थे, सेपरेशन की बात हो रही थी। सेपरेशन क्यों चाहिए था कि भाई हमें जो है अपना अलग हिस्सा चाहिए है, हमारी गवर्नमेंट अलग होगी, हम अपने डिसीजंस जो है वो खुद से लेंगे, राइट। नागालैंड और मिजोरम में, अब देखो अब मज़ा कब आएगा, जैसे ही मैंने बोला नागालैंड और मिजोरम, तुरंत ना दिमाग में एकदम बत्ती जल जानी चाहिए कि लोकेशन कहाँ है नागालैंड की और मिजोरम की, दोनों की कैपिटल क्या है। इसीलिए डेली मैप दिखाती हूँ, है ना। तो ये इसके बाद क्या,
काफ़ी सारे स्टेट्स से डिमांड आई कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करो, स्टेट्स को बना दो, है ना। अब इसी में देखो एक स्टेट जो डिमांड कर रहा था ना, उसी को देखा देखी बाकी स्टेट्स को भी लगा कि नहीं नहीं भाई ये भी सही बोल रहे हैं, तो हमको भी कुछ कुछ ऐसा चाहिए है। तो पंजाबी स्पीकिंग पीपल उन्होंने बोला भाई हमको भी हमारा अलग स्टेट चाहिए है, हमें भी सेपरेशन चाहिए है, ठीक है। और क्या, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए जाने का विरोध हुआ, कहाँ, दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से, ठीक है। और क्या कि भाई फिर से डिटरमाइन करो इंटरनल बाउंड्रीज, है ना, कोई स्टेट जो बड़ा है उसको छोटा कर दो, छोटे को बड़ा कर दो, इस तरीके की, या नाम बदल दो, है ना, ठीक है भाई। इस तरीके की डिमांड्स जो हैं वो उठी। सो दीज वर दी चैलेंजेस। अब आप सोचो, जब सेशन मैंने शुरू किया था मैंने तब आपको बताया था कि देश में पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, है ना, हायर एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, पीएसयू से रिलेटेड इश्यूज, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इतने सारे इश्यूज थे। उनके अलावा ये सारे चैलेंजेस और उठ के खड़े हो गए, तो गवर्नमेंट ने कैसे डील किया होगा, है ना। तो चैप्टर में जब आगे और हम पढ़ेंगे तो इसी को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज क्या सीखा आप लोगों ने भाई, देखो आज का लेक्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। आज हमने क्या देखा, रीजनल एस्पिरेशंस होती क्या है। देखो जैसे आप ही का ग्रुप होगा, 5-6 दोस्तों का ग्रुप होगा, किसी को कोई कॉलेज चाहिए है, किसी को कोई कॉलेज चाहिए है, किसी को कोई जो है, जब आप अपना CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो कोई अलग डोमेन चूज करेगा, कोई अलग डोमेन चूज करेगा, तो सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। तो देश में स्टेट्स की रिक्वायरमेंट क्यों अलग अलग ना हो, है ना, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है भाई। तो रीजनल एस्पिरेशंस की हमने बात की, हमने चैलेंजेस डिस्कस किए, हमने देखा इंडियन अप्रोच जो है वो क्या थी, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अब आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब काम किया जाएगा सोल्यूशन पे। इसीलिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर लो अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को, ताकि पेपर से पहले उनको और अच्छे से अपने स्किल्स को होन करो और बढ़िया तरीके से पेपर को फोड़ देना, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।